नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़। स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। और वहीं शुरुआत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी से, जहां पर मोरी ब्लॉक के जाखोल गांव में आयोजित बिस्सू मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां कई घोषणाएं की हैं और उन्होंने सोमेश्वर महादेव मंदिर का सौंदर्यीकरण करने और सीएचसी पुरोला का उच्चीकरण कर उप जिला चिकित्सालय बनाने, पीएचसी मोरी को सीएचसी करने और नेटवर्क सांकरी जाखोल मोटर मार्ग को हॉट मिक्स प्लेन के तहत तैयार करने को और नौगांव में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। और वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को मोली ब्लॉक के जाखोल गांव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिस्सू मेले का शुभारंभ किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि मां गंगा का हमारा ये राज्य एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना हमारा उद्देश्य है और हमने नीति और कानून विशेषज्ञों सहित एक समिति बनाने का निर्णय भी लिया जो यूसीसी के संबंध में एक मसौदा तैयार करेगी। और इस दौरान धामी ने कहा था कि देवभूमि उत्तराखंड में पौराणिक मेले तीज त्योहार की प्राचीन परंपरा है और कहा कि सरकार इन प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। और उन्होंने आगे कहा कि शहरों से लेकर गांव तक जन समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए ठोस व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। 12 में वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान उन्होंने कई सौगातें भी दी। और वहीं आपको बता दें कि बिस्सू मेले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें कि बिस्सू मेले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई घोषणाएं भी की और बिस्सू मेले का शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी ने किया। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बताया गया, इसलिए उन्होंने पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यहां पर सिविल कोड का कानून बनना चाहिए। और वहीं पिथौरागढ़ की नैनी सैनी हवाई पट्टी पर गुरुवार को एयरपोर्ट प्रबंधन की बड़ी चूक सामने आई है और यहां हेलीकॉप्टर लैंडिंग के तय समय पर एयरपोर्ट से एम्बुलेंस नदारद थी और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पायलट ने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से मना कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हेलीकॉप्टर 15 मिनट तक हवा में ही चक्कर काटता रहा और आनन फानन में मंगाई गई एम्बुलेंस के पहुंचने के बाद ही उसकी लैंडिंग हुई है। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को देहरादून से 4 यात्रियों को लेकर एक हेलीकॉप्टर हल्द्वानी और पंतनगर होते हुए सुबह 11:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचा, लेकिन तय प्रोटोकॉल के अनुसार यात्री सुरक्षा के लिहाज से एयरपोर्ट पर तैनात रहने वाली एम्बुलेंस मौके पर नहीं थी। और वहीं एविएशन कंपनी के एयरपोर्ट इंचार्ज ने इसकी सूचना पायलट को दी और पर पायलट ने सभी यात्रियों को सुरक्षा का हवाला देते हुए हेलीकॉप्टर लैंडिंग से मना कर दिया। और वहीं एयरपोर्ट प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर एम्बुलेंस मंगाई और इसके बाद करीब 11:44 बजे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सकी। और इसके अलावा आपको बता दें कि एयरपोर्ट प्रबंधन की इस लापरवाही से यात्रियों में नाराजगी भी देखी गई है। और वही विमान संचालन कंपनी के एयरपोर्ट इंचार्ज के अनुसार अगर एम्बुलेंस पहुंचने में थोड़ी और देरी होती तो पायलट हेलीकॉप्टर वापस हल्द्वानी ले जाते। और वहीं देश के कई हिस्सों में लाउड स्पीकर के प्रयोग को लेकर उठे विवाद के बाद उत्तराखंड सरकार ने इस दिशा में सक्रियता दिखाई और सरकार ने लाउड स्पीकर समेत सभी तरह के ध्वनि प्रदूषण के मामले पर मई 2021 में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को सख्ती से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए। और वहीं आपको बता दें कि शासन ने सभी जिलाधिकारी को ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बनाए गए मानकों का सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश भी दिए। और वहीं जिलाधिकारी को कहा गया कि इसके लिए पूर्व में जो व्यवस्था बनाई गई है उसे धरातल पर उतारा जाए। वहीं उत्तराखंड में सरकार ने बीते साल मई में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ध्वनि प्रदूषण के लिए नियम बनाए थे और इसमें शांत क्षेत्र और आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र में दिन और रात के समय के लिए ध्वनि के अलग अलग मानक निर्धारित किए गए थे और नियमों के उल्लंघन पर 1000 से लेकर 40,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया था। और वहीं प्रेशर हॉर्न उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि इन नियमों का अनुपालन करने के लिए तहसीलदार स्तर से उच्च स्तर के अधिकारियों की तैनाती का प्रावधान भी दिया गया और ये भी साफ किया गया है कि आपातकाल किसी व्यक्ति और जीव की प्राण रक्षा, चुनाव प्रक्रिया और राष्ट्रीय और राज्य उत्सव के दौरान विभिन्न क्षेत्र और जोन में निर्धारित
ध्वनि का स्तर इस दिशा में मान्य नहीं होगा। और साथ ही बता दें कि शांत क्षेत्र में परीक्षाओं के आयोजन से 3 दिन पहले से परीक्षा समाप्त होने तक लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति न देने का भी प्रावधान किया गया है। और वहीं उत्तराखंड में रोपवे संचालित के नियम में सख्त होने जा रहे हैं। और वहीं इसके चलते रोपवे एक्ट को नए सिरे से संशोधित किया जा रहा है, जिसमें गृह विभाग की अहम भूमिका भी होगी। और वहीं झारखंड में रोपवे हादसे के बाद सरकार ने ये पहल की और उत्तराखंड में मौजूदा समय में 7 जगह पर रोपवे परियोजना संचालित है। और इसमें निजी और सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल है, जहां प्रति साल लाखों लोग सफर करते हैं। और वहीं आपको बता दें कि सरकार निकट भविष्य में धार्मिक और पर्यटन स्थल पर कुछ और परियोजनाओं पर काम कर रही है। और ऐसे में प्रदेश सरकार रोपवे संचालन के नियम कायदे और सख्त करने जा रही है। हालांकि रोपवे को लेकर एक्ट पहले से ही मौजूद है और इसका नोडल अभी ब्रिडकुल है, और जबकि लोनीविल और पर्यटन विभाग की भी जिम्मेदारी तय की गई है। लेकिन मौजूदा एक्ट में किसी भी तरह के उल्लंघन पर जुर्माना या नियंत्रण का अभाव है, जबकि ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार होने के बावजूद गृह विभाग की इसमें कोई भूमिका नहीं है। और वहीं अब झारखंड में हुए रोपवे हादसे के बाद सरकार का ध्यान इस दिशा में गया है। और वहीं केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को रोपवे की सेफ्टी ऑडिट करने और नियम कायदों की नए सिरे से निगरानी करने को कहा गया है। और इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने रोपवे एक्ट को नए सिरे से तय करने के निर्णय भी दिए गए हैं। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस में किसी भी तरह का असंतोष नहीं है और न ही कांग्रेस का कोई विधायक मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ रहा है और न ही कोई अलग पार्टी बना रहा है। और वहीं आपको बता दें कि हरीश रावत बैसाखी पर्व पर हरिद्वार गंगा पूजन के लिए आए थे और वहां हरीश रावत ने गंगा स्नान किया और वहीं दक्ष मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन भी किए। और उन्होंने कहा कि वो हरिद्वार कोई प्रायश्चित करने या तीर्थ स्थान की यात्रा करने नहीं आए। जीवन में तो इंसान हर क्षण प्रायश्चित करता रहता है। और वहीं उन्होंने बोला कि मैं तो केवल हरिद्वार गंगा और भोलेनाथ का पूजन करने आया हूं। और वहीं हरीश रावत ने कहा कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला पार्टी हाईकमान का है और वहीं कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी के फैसले सर्वमान्य होते हैं और संगठन में दायित्व न मिलने और हरिद्वार जिले की उपेक्षा के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने प्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए फैसला लिया। और वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हार अप्रत्याशित है और ऐसी हार की किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और वहीं कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति से उपजे असंतोष को देखते हुए डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने गुरुवार को कुछ विधायकों से बातचीत किया और हाईकमान के स्तर से प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी लगातार आर्य और मेहरा के संपर्क में। और वहीं बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी, रवि बहादुर, खुशहाल सिंह और अधिकारी से उनकी बातचीत हो चुकी है। हालांकि धारचूला विधायक हरीश धामी और द्वारा हाट विधायक मदन बिष्ट की भी नाराजगी अभी कायम है। और वहीं आपको बता दें कि विधायक निवास में गुरुवार सुबह खुशहाल सिंह अधिकारी मेहरा से मिले और सूत्रों के अनुसार उनके कुछ व्यक्तिगत गिले शिकवे थे जो मुलाकात के दौरान पूरी तरह खत्म हो गए। और वहीं उन्होंने आगे कहा कि वो पार्टी के निर्णय के साथ है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेश में शीर्ष पदों पर नियुक्ति के बाद से कांग्रेस में नाराजगी का माहौल बना हुआ है और धारचूला विधायक हरीश धामी इस असंतोष की कमान संभाले हुए हैं। और वहीं धामी पार्टी छोड़ने, नया दल बनाने के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने तक का बयान दे चुके हैं। हालांकि फिलहाल धामी के तेवर कुछ शांत है और गुरुवार को वो मीडिया से बातचीत करते हुए बचते हुए नजर आए। और शाम को विधायक मदन बिष्ट ने कहा कि विषय अभी बरकरार है और हम कुछ विधायक बातचीत कर रहे हैं और सर्वसम्मति से ही आगे किसी फैसले पर बढ़ेंगे।
प्रदेश में बिजली खपत का इस साल नया रिकॉर्ड बन गया और वहीं आपको बता दें कि मार्च और अप्रैल महीने में हो रही गर्मी के चलते इस साल मार्च और 1 से 10 अप्रैल के बीच रिकॉर्ड बिजली की डिमांड आई है। और वहीं गर्मी बढ़ने के साथ ही ऊर्जा निगम की मुसीबत भी अब बढ़ती जा रही है और रोजाना यूपीसीएल को 12 से 15 करोड़ रुपए की बिजली खरीदनी पड़ रही है। और वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में इस साल सबसे ज़्यादा बिजली संकट देखने को मिल रहा है और इसकी दो प्रमुख वजह बताई गई है। पहली वजह तो ये है कि पिछले 5 साल में इस साल मार्च और अप्रैल महीने में सर्वाधिक बिजली की डिमांड रिकॉर्ड हुई है और दूसरी वजह ये भी बताई गई है कि गैस और कोयला आधारित प्लांट बंद होने की वजह से बाजार में बिजली की किल्लत हो गई है। और वहीं नेशनल एक्सचेंज में 12 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिक रही है और इसके बावजूद भी उत्तराखंड सहित सभी राज्यों को पूरी बिजली नहीं मिल पा रही। और इसके अलावा आपको बता दें कि न केवल अप्रैल बल्कि मार्च महीने में भी पिछले 5 साल का सर्वाधिक डिमांड का रिकॉर्ड किया गया है। और वहीं दक्षिण से आ रही नम हवा और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में बारिश के साथ तेज हवा चल रही है। और वहीं आपको बता दें कि इससे गर्मी से तप रहे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र समेत उत्तर पूर्व के राज्यों में थोड़ी राहत मिली है। और इसके अलावा आपको बता दें कि सैटेलाइट के जरिए उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में आग की घटनाओं की निगरानी कर रहे हैं। और भारतीय वन सर्वेक्षण के विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 2 दिनों में आग से हो रही घटनाओं में कमी आई है। और आपको बता दें उत्तराखंड वन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मौसम का मिजाज बदलने से पहले 11 अप्रैल को राज्य में आग की कुल 88 घटनाएं हुई थी और 12 अप्रैल को करीब 45 जगहों पर आग की घटना हुई। और वहीं मौसम में बदलाव और वहीं पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने से आग की घटनाओं में कमी देखने को मिली। और वहीं 13 अप्रैल को जहां आग की कुल 28 घटनाएं हुई थी तो वहीं 14 अप्रैल को 27 घटनाएं दर्ज की गई, जो विभागीय अधिकारियों के लिए सुकून वाली बात है। वहीं देहरादून में पति से तलाक के बाद अलग रह रही नर्स ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर उसके साथ 2 साल से बार बार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। और वहीं महिला का आरोप है कि इस बीच वो 2 बार गर्भवती भी हुई, लेकिन आरोपी ने गोली खिलाकर उसका गर्भपात करवा दिया। और हाल ही में महिला शादी के लिए आरोपी के घर गई, लेकिन युवक ने उसे वापस भगा दिया और तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि इंस्पेक्टर नेहरू कॉलोनी प्रदीप चौहान ने बताया कि हरिद्वार रोड स्थित एक निजी अस्पताल में नौकरी करने वाली नर्स ने तहरीर दी कि वो अक्टूबर 2020 में अस्पताल के कर्मचारी के भाई विपिन गोसाई निवासी सरस्वती विहार अजबपुर के संपर्क में आए और फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू होने लगी। और महिला ने आरोप लगाया कि विपिन को उसने तलाकशुदा होने के बारे में बताया था। वहीं टीकाकरण कार्ड लेने आशा के घर गई महिला से आशा के बेटे ने छेड़छाड़ भी की थी। और वहीं आरोप है कि नशे में धुत आरोपी ने उसके साथ बलात्कार की कोशिश की और किसी तरह चिल्लाकर पीड़िता बची और इस दौरान आसपास के लोग जमा हो गए। मौके पर हंगामा हुआ। और वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को सुबह तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी आशा के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से वैश्विक रूप से रूस के लिए परेशानियां बढ़ चुकी है और तमाम प्रतिबंध झेल रहे रूस को अब बेहतर विकल्प की तलाश है, जिसके चलते रूसी तेल और गैस पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद एशिया और अफ्रीका को बाजार बनाने की फिराक में है। और इस रणनीति के तहत रूस पाइपलाइन बिछाने की योजना पर काम भी शुरू करने जा रहा है। पर रूस ने आखिर अफ्रीका और एशिया को ही क्यों चुना है, समझते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। 40% गैस और 25% तेल की आपूर्ति करने वाला रूस चौतरफा संकट में घिर चुका है। लगभग सभी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूस को अब आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। परिस्थितियां और विकराल हों इससे पहले अब रूस विकल्प तलाशने में जुटा है। इसी कड़ी में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अब वह पूरब को अपना बाजार बनाएंगे, इसीलिए नई पाइपलाइन बनाने की योजना पर कार्य शुरू हो गया है और अब उनके जरिए गैस और तेल की आपूर्ति होगी। दरअसल एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद टेलीविजन पर पुतिन ने कहा कि वह गैर मित्र देशों के साथ व्यापार नहीं करना चाहते हैं।
तो वहीं आपको बता दें कि दुनिया के कुल तेल उत्पादन का 10% तेल और 20% गैस की आपूर्ति रूस करता है और एशियाई देशों को अपने आधारभूत ढांचे के विकास के लिए तेल और गैस की बहुत जरूरत है। इसी प्रकार से अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश भी उनके लिए बड़े बाजार हो सकते हैं। गौरतलब है कि रूस के तेल, गैस और कोयले पर अमेरिका के प्रतिबंध का ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने समर्थन किया है। रूसी तेल और गैस पर आश्रित यूरोपियन देशों ने इस साल के अंत तक रूस से खरीद बंद करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल 24 फरवरी से जारी रूसी हमलों के चलते यूक्रेन से अभी तक 46 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं और जवाब में पश्चिम देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते 600 से ज्यादा विदेशी कंपनियां रूस छोड़ चुकी हैं। यही कारण है कि रूस में 10 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार रूस में इससे करीब 26 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। पर बावजूद इसके रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। न रूस बाज आ रहा है, न ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। रूस ने यूक्रेन पर अपनी सीमा में घुसकर हवाई हमले करने का आरोप लगाया है, जबकि रूसी जांच समिति ने कहा है कि यूक्रेनी सेना के 2 हेलीकॉप्टर ने रूसी क्षेत्र के ब्यांस्क में आकर आबादी वाले इलाकों पर 6 बम गिराए। रूस ने अपनी सीमा में फायरिंग का आरोप भी यूक्रेनी सेना पर लगाया था। इससे पहले यूक्रेनी हेलीकॉप्टरों पर रूसी सीमा में घुसकर तेल गोदाम पर हमले करने का आरोप लगा था। हालांकि इन मामलों के बीच अमेरिका ने रूस पर कार्रवाई और ज्यादा सख्त कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज।